देखिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का। ध्यान से समझेंगे, क्लास 12th का जो रेनबो का बुक है, किसका बाबू? रेनबो का जो बुक है, इसका जो पार्ट 2 है ना, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लास 12th जो इंग्लिश है, देखिए ध्यान से समझेंगे, क्लास 12th जो इंग्लिश का बुक है, क्लास 12th इंग्लिश का जो बुक है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो बुक है ना, इसका नाम क्या है? रेनबो। रेनबो का अर्थ क्या होता है? रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, आप देखते हैं ना कि आसमान में 7 रंगों का एक चित्र बनता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। क्लास 10th में आप लोग इंद्रधनुष के बारे में भी पढ़े होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी रेनबो पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्लीट इसमें हम लोग बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोई भी जो बुक होता है ना, ये 2 भागों में बटा होता है। एक होता है प्रोज सेक्शन, क्या होता है? प्रोज। और दूसरा सेक्शन होता है जिसको हम लोग पोएट्री कहते हैं। प्रोज और क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं। और प्रोज और पोएट्री से मिला करके कुल बुक से 40 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है। तो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो 100 मार्क्स होता है ना इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो 100 मार्क्स होता है, इसमें 60 मार्क्स आपको पूछेगा ग्रामर। 60 मार्क्स क्या पूछेगा? ग्रामर पूछेगा। याद रखिएगा, ग्रामर से 60 मार्क्स और बुक से 40 मार्क्स, ये दोनों मिलकर के आपको 100 मार्क्स मिलता है। कितना मिलता है? 100 मार्क्स। आज की इस क्लास में चैप्टर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रेनबो पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। उसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले? डिस्कस करने वाले। कह रहा है कि आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर को हम पहले आपको पढ़ा भी चुके हैं और आज की इस क्लास में इसके समरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि आप समरी समझ जाते हैं तो आपसे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएगा और क्वेश्चन आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें पूरा चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, अगर यहाँ से अच्छे से अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और समरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में प्रीवियस में कई बार पूछा हुआ है और इस बार भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको ध्यान से हम लोग को समझना है, एक एक वर्ड टू वर्ड हम लोग को समझना है। ध्यान से समझेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में, और 1948 में ये डेथ इनको गोली मारकर इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1900, डेट याद रखेंगे, 30 जनवरी, ठीक है, 1948 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। और 2 अक्टूबर 1869 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लेसन 1 की हम लोग समरी डिस्कस करने वाले हैं और आज से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग पर डे जितने भी आपके बुक्स हैं उसके प्रत्येक चैप्टर का हम लोग समरी डिस्कस करेंगे और समरी के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। और यहाँ से समरी जो है ना, 5 नंबर का समरी आपको पूछेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का समरी पूछेगा। हर एक चैप्टर से समरी से क्वेश्चन कितना नंबर का आता है? 5 नंबर का आपका समरी पूछता है हर एक एग्जाम में। बात समझ रहे हैं ना? तो समझेंगे कि इसमें क्या कहना चाहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले पैराग्राफ्स 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो पैराग्राफ्स 1 है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझना है। पैराग्राफ्स 1 हमने 4 पैराग्राफ्स इसमें आपको बताया है और चारों पैराग्राफ्स जो है मिला करके आपको एक पेज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? एक पेज में आपका समरी आ जाएगा। हालांकि चैप्टर जब पढ़िएगा उसमें, तो अगर उसमें देखेंगे ना, तो कम से कम आपको 8 से 10 पेज उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन अगर यहाँ से अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये बिल्कुल टू दी पॉइंट है, जो एग्जाम व्यू से है। बात समझ रहे हैं ना? एग्जाम व्यू से मतलब यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे पहले देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये अपने आप में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक में पूरे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, जो लाइन है जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एसे है। एसे को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निबंध क्या होता है? किसी भी चीज़ का विस्तृत ज्ञान जो है, विस्तृत जानकारी ही निबंध कहलाता है। और निबंध 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। एक निबंध होता है जिसको वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है, इसको डेस्क्रिप्टिव एसे कहा जाता है। दूसरा विचारात्मक या भावनात्मक होता है, जिसको भावनात्मक या विचारात्मक होता है। तीसरा जो होता है कथनात्मक होता है। और चौथा जो आपका निबंध होता है, ठीक है, कथनात्मक निबंध होता है। इस तरह से निबंध जो चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम रिटेन की बात करें, रिटेन मतलब लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चैप्टर लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा?
महात्मा गांधी के द्वारा। ये चैप्टर महात्मा गांधी ने लिखा है। और किस चैप्टर को? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। आपको बता दें कि महात्मा गांधी कौन थे। अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी कौन थे, तो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, फाइटर मतलब होता है सेनानी, ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। वे भारत के महान क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से महात्मा गांधी क्या थे? एक थे। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक एसे है। एसे माने क्या होता है बाबू? निबंध होता है। और इस चैप्टर को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। और ये महात्मा गांधी कौन थे? तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी भारत के महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश को स्वतंत्र कराने में अपना अहम भूमिका निभाए, उनमें से ये भी एक थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत इज माई होम के लेखक हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा, इस एसे की अगर हम बात करें ना, तो ये लेख जो निबंध है ना, ये इनकी बायोग्राफी से लिया गया बाबू। क्या लिया गया? इनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथा या जीवनी। महात्मा गांधी ने अपने जीवनी को लिखा था और उस बुक का नाम उन्होंने रखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो महात्मा गांधी का। और कहेगा विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के जो भी महान नेता हैं, जिन्होंने देश को बहुत सारी चीज़ों को दिया, उन्होंने कैसे अपने जीवन में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, उसको वर्णन किया है, ताकि उससे हमारे भारत के युवा प्रेरणा लें और वो भी यहाँ आगे बढ़े। तो हर जो सेलिब्रिटी है, जो महान लोग हैं, उनकी आत्मकथा, उनकी ऑटोबायोग्राफी हम सभी को पढ़ना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से क्या होता है? हमारे अंदर जो होता है मोटिवेशन मिलता है। बात समझ रहे हैं ना? और हम भी वैसा बनने की प्रयास करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी की। वेयर ही हैज कंपेयर्ड, जहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है। कंपेयर माने बाबू तुलना। कंपेयर मीन्स क्या होता है? तुलना। तो इन्होंने तुलना किया है। बिल्कुल सिंपल वर्ड का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि आप एग्जाम में इसको आसानी से लिख लें। बात समझ रहे हैं ना? इन्होंने कंपेयर किया है इंडियन सिविलाइजेशन का। किस सिविलाइजेशन का बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना महात्मा गांधी किससे करते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किन दो सभ्यताओं की तुलना करते हैं? तो एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और दूसरा वेस्टर्न, ठीक है, कल्चर, यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति। बात समझ रहे हैं ना? तो यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति क्या है? जैसे जर्मनी हो गया, जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, समझ रहे हैं ना? इस तरह के जो भी यूरोपीय कंट्री है, वहाँ का खान पान, चाल चलन, वहाँ का ड्रेस, ये सारा चीज़ हम लोगों से क्या है? डिफरेंट है। हम लोगों से क्या है? डिफरेंट है। और महात्मा गांधी ने इन सभी चीज़ों से दूर रहने की हमें क्या दी है? सलाह दी है कि जो भी वेस्टर्न कल्चर है ना, उसे हमको कॉपी नहीं करना है। अगर उसको हम अपनाते हैं तो हमारा जो गरिमा है, हमारा जो वैभव है, हमारा जो ग्लोरी है, हमारा जो स्टेटस है, वो सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी हमेशा से कोशिश किए हैं कि आप इन सब चीज़ों से क्या रहें? दूर रहें। किन चीज़ों से? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। किससे बाबू? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। अब हम लोग समझने वाले हैं पैराग्राफ 2 नंबर में महात्मा गांधी हमें क्या संदेश देते हैं। ये इनका एक मैसेज है अपने देशवासियों के प्रति कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छा है और कौन सा चीज़ हमारे लिए बुरा है। ही सेज मतलब ही का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया गया है। ही सेज मतलब ये कहते हैं डैट की ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशंस, विश्व में जितनी भी महान से महान क्या हैं? सभ्यताएं हैं। सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता आचरण का वह ढंग होता है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ पाथ, कह रहे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इट इज द डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का परिभाषा क्या है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये हमारे आचरण का एक ढंग है, एक तरीका है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि माता पिता, भाई बहन और देश के प्रति उसका अपना क्या कर्तव्य। अभी अगर आप अपने कर्तव्यों का पूरे अंतःकरण से, हृदय से अगर उसका निर्वाहन कर रहे हैं तो आपको सभ्य व्यक्ति माना जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो यहाँ पे समझिए कि ये ग्रेट जो जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, वर्ल्ड मतलब क्या? दुनिया में, दुनिया भर की जितनी भी महान सभ्यताएं हैं, ठीक है, उन्होंने लॉस्ट मतलब खो दिया, देयर मतलब अपनी अपनी एग्जिस्टेंस माने होता है बाबू अस्तित्व। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है? अस्तित्व। सारे विश्व के जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारा अपना अस्तित्व खो दिया। क्या खो दिया बाबू? अस्तित्व खो दिया, अपना ग्लोरी खो दिया, अपना एग्जिस्टेंस क्या कर दिया? खो दिया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आज भी ये जिंदा है और यही इसकी क्या है? ग्लोरी है। ग्लोरी का मतलब होता है वैभव। यही इसकी सुंदरता है कि भारत किसी का नकल नहीं करता है और भारत का सब लोग नकल करते हैं। सो वी शुड किलिंग, यहाँ पे वर्ड देखेंगे ना, किलिंग दिया हुआ है। अच्छा, एक किल का मतलब होता है जान से मार देना। किल से किलर बना है बाबू।
किल से क्या बना है, किलर। किलर का मतलब होता है मारने वाला, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे किलिंग का अर्थ होता है चिपकना। जैसे देखिएगा एक बच्चा अपने माँ के सीने से क्या कर जाता है, चिपक जाता है। तो कह रहा है ना कि जैसे एक बच्चा अपने माँ के सीने से लिपट जाता है, चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जो हमारी सभ्यता है उससे चिपक जाना चाहिए। यानी कि हमारी जो ओन ओल्ड सिविलाइजेशन है ना, इसको अडॉप्ट करने की, इसको फॉलो करने की महात्मा गांधी ने क्या दी है, सलाह दी है। कहते हैं ना कि हमें किसी दूसरे का नकल नहीं करना है, हमारी जो अपनी सभ्यता है उसी का नकल करना है, हमें दूसरे का नकल नहीं करना है, ठीक है। और ये कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर आप खुश रहना चाहते हो, ये संदेश दे रहे हैं अपने देशवासियों को कि यदि आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। देखिए कहा गया है ना कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। इसका मतलब क्या होता है कि मन एक बेचैन परिंदा है, आप किसी चीज को जितना ही प्राप्त करते हैं उतना ही चाहने की क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं। जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति डेली का 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए कमा रहा है, तो उसके मन में चाहत है कि हम 500 रुपए प्रतिदिन का कमाएं, समझ रहे हैं कि नहीं। कोई 500 कमा रहा है तो वो 1000 का चक्कर में है, कोई 1000 कमा रहा है तो 10,000 के चक्कर में है, कोई करोड़ रुपए एक दिन कमा रहा है तो उस तरह का उसका मेंटेनेंस है, खर्च है, वो और ज़्यादा कमाना चाहता है। यानी पैसे से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रखता है। यानी इच्छा जो होती है ना, वो बहुत, हम लोग की इच्छा जो होती है बढ़ती रहती है, और जब तक हम इच्छा को कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रित, कंट्रोल मतलब क्या, नियंत्रित नहीं करेंगे, ये हमारा जो मन है क्या रहेगा, बेचैन रहेगा। और जब बेचैन रहेगा ना, तो ये इन्वेंशंस करेगा, कई तरह का आविष्कार करेगा। आज विज्ञान में देखिएगा हम लोग बहुत सारा आविष्कार कर रहे हैं, और विज्ञान का आविष्कार भले ही हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सुखदायी है, लेकिन इन फ्यूचर ये हमारे लिए बहुत दुखदायी होने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इफ द वेस्टर्न हैज, कह रहा है कि डॉन, इफ वेस्टर्न हैज डॉन, यहाँ गॉन नहीं डॉन होगा। मैडनिंग का अर्थ होता है बाबू पागल कर देने वाला। मैडनिंग का मतलब क्या होता है, मैडनिंग मतलब होता है पागल बना देने वाला। मैड मतलब पागल और मैडनिंग मतलब पागल बना देने वाला। इन्वेंशंस मतलब होता है आविष्कार। इन्वेंटर मतलब आविष्कारक, और इन्वेंशंस मतलब क्या होता है, आविष्कार। जिस तरह से पश्चिम के दो देशों ने, ठीक है, मैडनिंग मतलब पागल बना देने वाला इन्वेंशंस किया है। जैसे आज देखिए नेट, इंटरनेट, बिजली, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बगैर आज जीना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं वातावरण कितना, ग्लोबल वार्मिंग के चलते इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कोई व्यक्ति आज घर में बिना एसी का काम नहीं चलने वाला है। देख रहे हैं कि नहीं, 2 महीना कितना भयानक, कितना खतरनाक गर्मी पड़ी थी। बात समझ रहे हैं ना। तो साइंस भले ही हमें अच्छा भी चीज़ दे रहा है और अच्छा के साथ साथ बुरा भी चीज़ दे रहा है। बात समझ रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर ने बहुत सारे पागल बना देने वाले आविष्कार किया है, ठीक है। इंटरनेट, फ़ोन, टेलीविज़न, ये तरह तरह के जो बम है, जो तरह तरह के हम लोग मिसाइल बना रहे हैं, भले ही ये इन्वेंशंस हम लोग कर रहे हैं, देन वी ऑल्सो हैव टॉट द लेसन ऑफ यूनिटी। हम लोगों ने कभी साइंस के पीछे नहीं भागा, हमने हमेशा किसके पीछे भागा, यूनिटी के पीछे भागा, एकता के पीछे। हम लोग धर्म के पीछे भागे, एकता के पीछे भागे, सत्य के पीछे भागे, अखंडता के पीछे भागे, ठीक है, कि कभी किसी चीज़ का खंड ना हो। अखंड भारत का हम लोग निर्माण करना चाहते थे कि भारत टुकड़ा टुकड़ा न हो। इसके साथ साथ सोल एंड रिलीजन, हम लोग ने सोल माने क्या होता है, आत्मा, और रिलीजन मतलब होता है धर्म। हम लोगों ने धर्म को, आत्मा को, प्रेम को, सत्य को, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत कम तरक्की किया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन धर्म के मामले में, आत्मा जीवात्मा के बारे में, ये आपका जो है आत्मा के बारे में, इन सब चीज़ों पर, एकता के बारे में, अब देखिए ना, भारत एक ऐसा उद्यान है, एक ऐसा बगीचा है जहाँ पे हर धर्म के, हर रंग के, हर रूप के, हर भाषा के लोग आपको मिल जाएंगे। भारत में केवल 22 भाषाएं बोली जाती है, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, समझ रहे ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस तरह का 22 भाषाएं बोली जाती है, समझ रहे ना। 8वीं अनुसूची में आपको पढ़ना है भाषा के बारे में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ। तो भारत जो है ना, वो कभी भी एकता का पाठ पढ़ाया है। किसका पाठ पढ़ाया है बाबू, एकता का पाठ पढ़ाया है, अखंडता का पाठ पढ़ाया है। ये कभी भी नहीं चाहा है कि देश का विभाजन हो, देश का क्या हो, टुकड़ा हो। आपको अगले पैराग्राफ नंबर 3 में महात्मा गांधी क्या कहते हैं, गौर से समझेंगे। अगले पैराग्राफ्स में कहते हैं कि वी डोंट हेट वेस्ट, हमें किसी से भाई नफरत नहीं है, हम लोग नफरत करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग प्रेम करने वाले लोग हैं। बात समझ रहे हैं ना। हम प्रेम की भाषा समझते हैं, हम नफरत की भाषा, तुम्हें नफरत करना है, तुम नफरत से हमें जीतो, लेकिन हम तुम्हें प्रेम से जीत लेंगे, समझ रहे हैं ना। हम तुम्हें प्रेम से जीत, हम हमेशा से, हम भारतवासी, समझ रहे हैं ना, हमेशा प्रेम से किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं। हमको किसी से हेट नहीं है, हेट माने घृणा, नफरत, समझ रहे हैं ना। नहीं कहते हैं आई हेट यू, समझ रहे हैं ना।
तो लव जो है ना, इसका एंटोनिम्स क्या होता है? हेट होता है। तो हमें पश्चिम के लोगों से भाई घृणा नहीं है, समझ रहे हैं ना, बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट। लेकिन हम अपने देशवासियों से ये कहना चाहेंगे कि हमें किसी चीज़ का कॉपी नहीं करना है। बताइए, ओरिजिनल अच्छा है कि कॉपी अच्छा है? गिल्लट वाला अगर आप गहना कितना भी पहन लिए हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सोना, असली सोना का ही क्या है? वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। तो कोई चीज़ डुप्लीकेट, अगर आप डुप्लीकेट, जब ओरिजिनल आपके पास है तो डुप्लीकेट पहनने से क्या फ़ायदा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा कि इट कह रहा है कि कॉपी इट, वी वर्शिप मोरालिटी। हम लोग नैतिकता के पीछे भागते हैं, नाता के पीछे, रिश्ता के पीछे, माता पिता, भाई बहन, देश, रिश्तेदार, ये सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं, वहाँ के लोग बड़ा सेल्फिश होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फिश। सेल्फिश को स्वार्थी बोला जाता है। जिनको मतलब कोई व्यक्ति प्यास से मर बन रहा है, हमारे धर्म में लिखा है कि पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है, वहाँ पे नहीं, तुम अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उसको किसी से मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। शहरों में आप जाएंगे ना तो आपका बहुत क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड जो है एक कप चाय आपको नहीं पिलाता है, लगता है कि मतलब उसका घट जाएगा वहाँ से। वहाँ बहुत सेल्फिश लोग हो जाते हैं, आपको देखेंगे और इग्नोर कर देंगे, ऐसा लगेगा कि आप दिखाइए नहीं। सामने ही रहेगी संजना, सामने ही रहेगी और ना पूछेगी सर चाय पी लीजिए। शहर का ऐसा बड़ा स्थिति खराब है, समझ रहे हैं कि नहीं। वेयर एज दे वर्शिप इमोरलिटी। इमोरलिटी मतलब क्या होता है? बताओ मुस्कान, इमोरलिटी मतलब? इमोरलिटी मतलब अनैतिकता। अनैतिकता मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई एज केमिस्ट्री नहीं है, एज बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी के साथ शादी कर लेता है। बात समझ, ये बहुत बड़ा ये है। और साथ ही साथ बच्चा को भी पूछना पड़ता है माँ से कि माँ मेरे पिताजी सन इतना में कौन थे, समझ रहे हैं ना। तो याद करना पड़ता है, बच्चा भी बड़ा कन्फ्यूज रहता है, समझ रहे हैं। कह रहे हैं बोथ सिविलाइजेशंस आर गुड। भैया अपने अपने जगह पर हर चीज़ अच्छा होता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। वही बॉर्डर पर किसी सैकड़ों लोगों को मार दीजिए तो वो शहीद कहलाते हैं, और वही कोई व्यक्ति आकर के मेला में 100 लोगों को मार दे तो हत्या कहलाता है, मर्डर कहलाता है। तो हर चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है। शहर पर अगर आप बॉर्डर पर जा करके या किसी आतंकवादी को शूट करके आ जाइए तो सरकार आपको मेडल देती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, आतंकवादी को मार दिया। और वही किसी मेला में आकर के बिना मतलब का किसी को मार दीजिए तो आप खुद आतंकवादी हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे भी निर्भर करता है। कह रहा है कि अपने अपने जगह पर, अपने अपने क्षेत्र में, दोनों क्या है? स्फीयर माने क्षेत्र में सही है, बट इट इज़ क्लियर। क्लियर का मतलब होता है बाबू स्पष्ट। क्लियर मीन्स क्या? स्पष्ट, साफ सुथरा, जिसको आप कहते हैं। जो भी कहना है साफ सुथरा कहिए। दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन जो होता है ना, अच्छा मॉडर्न सिविलाइजेशन याद रखिएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब आधुनिक सभ्यता होता है। आधुनिक, मॉडर्न मतलब आधुनिक, इसका एंटोनिम्स होता है एंशिएंट, प्राचीन जिसको आप कहते हैं। एक नवीन होता है, एक प्राचीन होता है ना। तो कह रहा है कि जो आधुनिक सभ्यता है ना, ये भौतिक चीज़ों के पीछे भागता है। किसके पीछे? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन किसके पीछे भागता है? भौतिकवाद के पीछे, मेटरलाइज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेटरलाइज्म के पीछे भागता है, भौतिक चीज़ों के पीछे भागता है। बात समझ रहे हैं ना। इसका PDF हम आपको भेज दिए थे, भेजे है ना, तो वहाँ से आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा। यहाँ केवल समझ लेना है, वहाँ उसको अच्छी तरह से लिख लेना है। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो मेटरलाइज्म मतलब क्या होता है? मटेरियल के पीछे भागना, भौतिक चीज़ों के पीछे भागना, ट्रेन के पीछे भागना, प्लेन के पीछे भागना, समझ रहे हैं ना। विज्ञान के पीछे भागना, आविष्कार के पीछे भागना ही कहलाता है मेटरलाइज्म। और एक होता है स्पिरिचुअलाइज्म। क्या होता है? स्पिरिचुअलाइज्म का मतलब होता है अध्यात्म के पीछे भागना। रघुपति राघव, राजा राम, पति तपावन, सीताराम। देखिएगा, महात्मा गांधी हमेशा संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इंग्लैंड से कोनो व्यक्ति पढ़ के आएगा ना तो बहुत ऐंठता है। आप देखिएगा, आपके गांव से गोपालगंज कोनो पढ़ के आएगा ना तो गंगा में जल्दी किसी से बात नहीं करेगा, उसका इमेज कम हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। उसमें भी कोई पटना चल जाता है तो गोपालगंज वाले से बात नहीं करेगा। पटना पढ़ते हैं, गोपालगंज के बच्चा से बात करेंगे। उसी में कोई दिल्ली चल जाएगा तो पटना वाला से बात नहीं करेगा। अक्सर लोग जिस शहर को छोड़कर जाते हैं ना, उनको वो बैकवर्ड एरिया लगता है। वहाँ के लोग जो है ना, माने समझ लीजिए ना, एकदम गाधा, मतलब नहीं होता है कि एकदम गाधा लोग हैं, माने वही एक समझदार है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। 2-4 गो फेस मास्क लगा लेने से और टी-शर्ट पहन लेने से आदमी स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से होता है, अपने कला से होता है। महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति आप इमेजिन कीजिए, 1882 ईस्वी में इंग्लैंड पढ़ने गए थे। आए जब तो साबरमती आश्रम में एक धोती में रहते थे। दूसरा आता तो एकदम टाई बेल्ट, एकदम माने यूनिफॉर्म में रहता, और जल्दी किसी से बतियाता नहीं। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन महात्मा गांधी के अंदर ये चीज़ घमंड नहीं था। एक बात याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के पास धन और ज्ञान दोनों रहे और किसी से अच्छे से बात करे, समझ रहे हैं ना, तो उस व्यक्ति का समाज में बहुत कद्र बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा धन हो गया, औकात देखना पता कर चालू कर दीजिए, और थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो ये हमरा से ज़्यादा जानता रहो, हमसे ज़्यादा जानते हो, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। एंड आवर फोर फादर अफ्रीका में धोती पहने जाते थे क्या? धोती पहन के जाते थे, ब्लैक कोट पहनते थे, उसी में जाते थे, वकालत करने जाते थे तब जाते थे, समझ रहे ना। एंड आवर फोर फादर्स मतलब होता है बाबू, फोर फादर्स माने 4 गो पिता नहीं होता है। देखो यहाँ पे
फोर फादर्स माने 4 गो पिता नहीं, तो बड़का पापा, छोटका पापा, मझिला पापा, आने वाला पापा वो सब नहीं होता है। फोर का मतलब फोर फादर्स मतलब एंसेस्टर्स, पूर्वज को ही फोर फादर्स कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ फोर फादर्स का अर्थ 4 गो बाप नहीं होता है। फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, बात समझ रहे हैं ना, जिसको आप एंसेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसका नाम सुने हैं, एंसेस्टर्स, सुने होंगे। एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है, अरे भाई एंसेस्टर माने क्या होता है, पूर्वज होता है। क्या होता है, पूर्वज। माता पिता के माता पिता हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्वज कहलाते हैं। कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने हैव टू टॉट, कह रहा है कि हैव टॉट माने हम लोगों को उन्होंने बताया है, पढ़ाया है, टू बिलीव इन आवर ओन हैंड्स एंड फीट। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि बबुआ रे मशीन के पीछे नहीं भागना है, हाथ और पैर से जो काम हो सकता है वहाँ पे मशीन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सुई से काम चल सकता है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। अब सुई से कपड़ा सिएगा कि तलवार से कपड़ा सिएगा, बोलिए, तो याद रखिएगा जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी से काम चलिए ना। अब जहाँ सुई का ज़रूरत है वहाँ तलवार लेके घूम रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो याद रखिएगा कि हमारे पूर्वज ने हमें जो है हाथ पैर से काम करने की सलाह दी। अच्छा देखिए, जिम में जा करके व्यक्ति 2 घंटा मशीन पर दौड़ देगा, लेकिन कह दीजिए कि पैदल जाके तनी सब्जी ला दो, उसका स्टेटस घट जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। आ जा करके साइकिल से कह दीजिए ना, साइकिल से बाइक चाहिए, समझ रहे हैं कि भले वो जा करके जिम में साइकिल चलाएगा, लेकिन घर पर उसको 4 चक्का से जाएगा आटा पिसवाने, समझ रहे हैं कि नहीं, 4 जगह से जाएगा। तो ऐसा होता है। और वही कारण है कि देखिए आज जो है ना, सब व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति है स्वस्थ की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहे हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। वर्क 2 प्रकार के, एक मानसिक, एक होता है मानसिक कार्य, माने दिमाग से काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एक शारीरिक काम होता है। जैसे किसान है बाबू, किसान जा करके या खाली सोचे कुदाल न चलाए तो खेत कोड़ाएगा नहीं, वहाँ सोचना नहीं है, वहाँ पे क्या करना है, कुदाल चलाना है। और एक मेंटल वर्क होता है, जैसे ऑफिशियल वर्क होता है ना, कोई डेस्कटॉप और कंप्यूटर पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप देखिएगा केवल उसका हाथ जो है चलते रहता है और बाकी काम होते रहता है। तो फिजिकल वर्क भी होता है और मेंटल वर्क भी होता है। यहाँ पे समझिएगा, वी शुड नेवर, नेवर माने बाबू, नेवर माने कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। फॉरगेट मतलब भूलना, और दोज मतलब उन, और वैल्यू मतलब होता है मूल्यों को। हमें उन मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। कौन सा मूल्य भैया, तो हम नैतिकता की पूजा करते हैं, जबकि जो हमारे क्या है पश्चिम के लोग हैं वो अनैतिकता की पूजा करते हैं, ये मेटालिटी की पूजा करते हैं, इमोरलिटी की पूजा करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो 2 चीज़ आपको एक समझना है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है स्पिरिचुअलाइज्म पर डिपेंड है, मतलब कि ये लोग साधु संत महात्मा ऋषि बनना पसंद करते हैं। और जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो साइंटिस्ट बनना, जितना आप प्लेटो का नाम लीजिएगा, न्यूटन का नाम लीजिएगा, ये सब हमारे यहाँ का नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, ये सब विदेशी है, बात समझ रहे हैं ना। शेर, कहीं सेव गिरा तो कहीं आम गिरा तो लीची गिरा, उसी पर सब हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं बम गिरा। आज हम लोग देखिए, हम लोग धर्म पे काम किए, बात समझ रहे हैं ना। पूजा पाठ एकदम देख रहे हैं, इस टाइम एकदम दुर्गा पूजा का पूरा भूत सवार है सब लोगों पर, एकदम पूजा होना चाहिए, और कुछ हो चाहे ना हो, पूजा एकदम होना चाहिए, समझ रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ्स हम लोग देख लेंगे और अपने वाणी को विराम दे देंगे यहीं पे। ऐ सुनिए, ये अंतिम पैराग्राफ्स है, फाइनली हम लोग फाइनल में पहुँच गए हैं जी, फाइनल में पहुंच गए हैं आप, हाँ लास्ट में एकदम पहुंच गए। फाइनली मतलब अंत में, फाइनली मतलब अंत में। दिस इज एन ऑसम, ऑसम मतलब बड़ा फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लोग लिखता है ऑसम, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल ऑसम माने बढ़िया, नहीं जी बहुत बढ़िया, गांधी जी की रचना, वर्क का मतलब रचना है, ये गांधी जी की रचना है, हमारा और आपका रचना नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, गांधी जी की रचना है। और जहाँ पे बड़ा ही सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुल है, जहाँ पे गांधी जी ने बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है, एक्सप्लेन्ड मतलब वर्णन किया है। किस चीज़ का वर्णन किया है जी, द लेसन ऑफ, उस पाठ का, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा सा आप ज्ञानी हो गए तो सबको एकदम मूर्खे समझ बैठिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ। एक डॉक्टर हो गया तो दुनिया को पेशेंटे समझिए, ऐसा भी नहीं, कुछ पेशेंट भी लोग हैं तो कुछ अच्छे भी लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सारा दुनिया पेशेंट है, समझिए। तो कह रहा है ना कि गांधी जी कहते हैं कि खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, आग मत लगाओ हर जगह, एज वेल एज, साथ ही साथ ये कहते हैं ना कि द मेरिट्स ऑफ 2 सिविलाइजेशन, ये 2 सभ्यता के गुणों की तुलना करते हैं। पहली सभ्यता में इंडियन सिविलाइजेशन और दूसरा में वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये सलाह देते हैं, क्या देते हैं, सलाह देते हैं। गांधी जी के द्वारा ये सलाह दिया जाता है किसको,
कंट्री मतलब देश और मेन मतलब वासी, कंट्री मेन मतलब देशवासी। ये अपने देशवासियों को क्या सलाह देते हैं? ये अपने देशवासियों को सलाह देते हैं कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। टू एडॉप्ट का मतलब अपनाइए, क्या अपनाइए? आवर मतलब अपना, ओन मतलब, ये आवर मतलब हमारा जो अपना, हमारा जो अपना है, समझ रहे हैं ना? ओल्ड मतलब पुराना और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। हमें अपने पुरानी सभ्यता को ही क्या करनी है? अपनाना है। नया जो नवीन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसको नहीं अपनाना है। आपको कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। तो समरी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? समरी समझ में आ गया कि महात्मा गांधी ने इसके बारे में है? सुनिए, तो आज हम लोग रेनबो पार्ट 1 का जो समरी था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। कल के क्लास में, सुनिए ध्यान से, कल के क्लास में इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? एक हम लोग समरी का क्लास करेंगे, उसके जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। वह चैप्टर हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे से अब याद कर लेना है। अब आपके पास वक्त नहीं है, अब आपके पास वक्त नहीं है, इसलिए सीरियस हो जाना है 2-3 महीना। सारे चीज़ों को भुलाकर सारे चीज़ों को भुलाकर बस सिलेबस को अपना लेना है। और आज से एक आप लोग काम करेंगे, हर क्लास का सिलेबस लिखकर जहां आप सोते हैं वहां चिपका दीजिए कि ये सिलेबस है, ये चीज़ जो पढ़ लिए हैं उसको टिक कर लीजिए। उसका प्रीवियस पेपर देखिए, उसको बनाइए, डाउट है हमसे आके पूछिए। आज जो बचा है उसको बताइए कि सर ये चैप्टर नहीं हुआ है, हम लोग को पढ़ना है। पढ़ाई पर 2-3 महीना याद रखिएगा। ये क्लास 12th जो होता है ना, यही है जहाँ पे आप बेंच पर बैठ करके टीचर की बात को सुनते हैं। ग्रेजुएशन जैसे ही जाएंगे, एडमिशन कहीं हो जाएगा, घर से बाहर आपको हार्डली मतलब 100 में ना 5 गार्जियन रिस्क लेता है कि इंटरमीडिएट के बाद किसी लड़की को चौखट पार करने देता है। चौखट पार समझते हैं ना? घर के बाहर जाए, इंटरमीडिएट तक नॉर्मल रहता है, इसके बाद लोग जल्दी नहीं, इसके बाद लड़का ढूंढना लोग चालू कर देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, उसके बाद आपका सब लीला ख़त्म, पढ़ाई लिखाई सब खत्म। तो उस तरह से अपने अंदर दिखाइए कि हमारा ज़िंदगी यहीं तक सीमित नहीं है, हम केवल दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने पहले पैर पे खड़े हो जाएं। बात समझ रहे हैं? देखिए, खास करके लड़कियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का इंटर तक भी पढ़ करके अगर पढ़ाई छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लड़की को ज़्यादा पढ़ना है। कारण क्या है कि जो उसको दूसरा घर मिलेगा ना, वो पहले जैसा होगा कि नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? उसी में आज आप देख रहे हैं ना, आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारा लड़का ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, घर के माता पिता का बात, इस सब का कोई माने नहीं है। पहले से 2-4 गो सेटिंग ऑलरेडी चल रहा होता है और उसमें आप चले जाते हैं घर पे, उसका सेटिंग ख़राब हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो आप उस तरह से अपने आप को बना के रखिए कि इन केस अगर परिवार अच्छा ना मिले और आप परिवार को कमा कर जब खिलाएंगे ना, तो एक गाना है ना कि मैं बीवी का गुलाम बनकर रहूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जोरू का गुलाम, वही जोरू का गुलाम बनकर। आप देख लीजिए, हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम आप आज जो लेडी जो कामयाब है ना, उसका पति बच्चा खिलाने का काम, खाना बनाने का काम, उसका चरण दबाने का काम, उसको क्या हो जाता है, अगर बाल में खुजली होती है तो उसको बाल की खुजली मिटाने का काम, सारा काम करता है। कब? जब पत्नी कामयाब होगी तो। अन्यथा की स्थिति में ये सब काम आपको करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। सेव करोगा उसको, सेव करना बंद मत कर देना।